नमस्ते, आप सभी का एजुकेशन चैनल बाय विश्व यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का, उसके ऑब्जेक्टिव को देखे थे। इसी प्रकार से हम फिर से बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर उस फिजिक्स का दूसरा, फिर बायोलॉजी का दूसरा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है: श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। इन सभी पर आधारित हम लोग आज प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? तो पीसीटी में होता है। आपको इस बात को याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होता है यकृत। इस यकृत को हम लोग बोलते हैं लीवर, और इसी लीवर से आपका निकलता है पीतरस। क्या निकलता है? पीतरस। अब है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? देखिए दोस्तों, इसमें 2 बात होता है। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछें तो प्रकाश संश्लेषी, इसका आंसर इसे सी दिया, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तो अंग में क्या रखते हैं? अंग में सिर्फ पत्ती को रखते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग पूछें तो पत्ती के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरित लवक। अगला प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? क्लोरोफिल अणु। क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है? सूर्य से निकलने वाले विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके जल के अणुओं को 2 भागों में तोड़ देता है। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब वही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, और जो ऑक्सीजन होता है मुख्य उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरह आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वह है क्लोरोफिल अणु। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आपको मालूम है, जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन सभी आएंगे। तो इनमें सभी निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो पोषण में 2 ही विधि होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। अब बात है स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे में हरे पेड़ पौधे। परपोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, आप लोग पर्णहरित का नाम तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन पर्णहरित को छोड़िए, आप क्लोरोफिल सुने होंगे। उसी क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड का जो यहाँ हिंदी है पर्णहरित, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वहीं पर क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आता है? देखिए, रसायन स्वपोषण में मुख्यतः आते हैं आपका अहरित बैक्टीरिया। सभी पौधों में या सभी जंतुओं में रसायन स्वपोषण नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें रसायन स्वपोषण होता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसी में ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि रसायन स्वपोषण में क्या क्या चीज़ें जरूरी होता है। तो रसायन स्वपोषण जो होता है यह है अहरित बैक्टीरिया। इससे आपको में नोट डाउन जरूर कर लें। निम्न में परजीवी पादप, देखिए परजीवी पादप में कसकुट्टा है। परजीवी पादप में याद रखिए कसकुट्टा है। देखिए, ये सब चीज़ किताब में नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ मिल रहा है। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कसकुट्टा। इस बात को याद रखना है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगला है गोबर छत्ता। 10वां क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो जो गोबर छत्ता जो है इसमें होता है परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण में 3 होता है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी पोषण। तो जो गोबर छत्ता है वो मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि मृतजीवी पोषण में क्या होता है? सड़े गले पदार्थ से जो अपने आप में वृद्धि करते हैं, अपना पोषण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे ही कहते हैं हम मृतजीवी। तो गोबर छत्ता आप देखें, गोबर पर बारिश के दिन में देखते हैं गोबर पर लंबा लंबा गोबर छत्ता होता है, 2-2, 3-3 बीता का होता है कि नहीं? तो गोबर क्या है? सड़े गले पदार्थ है। और सड़े गले पदार्थ पर जम गया, फर गया, जो भी है वो पच गया, उसमें जो पोषण हुआ उसको हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में कौन है? आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है, देखिए मुख्य उत्पाद यहाँ पे आपका सी दे दिया, गलत दे दिया। ठीक है, माफ़ करेंगे आप लोग, यहाँ जो दिया है सी है, गलती हो जाएगा। इसका आंसर मुख्य उत्पाद में पढ़ते हैं O2 है, अर्थात ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए स्टोमाटा क्या होता है पहले जान लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
ठीक है ना, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, CO2 का आना और O2 का बाहर निकलना, या O2 का आना CO2 का बाहर निकलना, उसके अलावा पानी का आना, पानी का बाहर निकलना, कौन क्रिया से? वाष्पोत्सर्जन क्रिया से। तो जो स्टोमाटा होता है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे में पहला ऑप्शन में है O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ये भी सही है। बी है CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, ये भी सही है। एक रात के समय होता है, एक दिन के समय होता है। सी जल वाष्प का निष्कासन, आपको मालूम है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है, पत्तियों के जो होते हैं उसके छिद्र से पानी निकलते हैं। इनमें सभी आंसर होगा डी। 13वां क्वेश्चन, स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? देखिए स्टोमाटा में 2 कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं, सहायिका कोशिकाएं। तो वह स्टोमाटा में जो होता है द्वार कोशिकाएं, उसी द्वार कोशिकाएं में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो है 0.03% और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है 78% और जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 21%। ठीक है। छाया पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए जो पौधे छाया में पनपते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए सियोकाइट्स। क्या बोलते हैं? सियोकाइट्स। देखिए ये आपका ब्रांच का नहीं है। छोटे बच्चे में कुल दांत कितने होते हैं? तो जो छोटे बच्चे में जो दांत होता है वो होता है कुल 20 को, लेकिन हमारे जैसे वयस्क शरीर में जो दांत होता है वो 32 के आसपास होते हैं। ठीक है। मुखगुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुखगुहा में जो पाचन होता है स्टार्च का, क्योंकि बताते हैं जो हमारे मुंह में जो लार होता है, टैलिन होता है, और भोजन को स्टार्च में बदल देता है और उसी स्टार्च का पाचन होता है हमारे मुखगुहा में। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। थोड़ा मैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, एक होता है जाइलम, इसका काम क्या है? एक काम करता है जल का परिवहन। तो जल जब भी आएगा नीचे से ऊपर की ओर, तो इसमें होता है एक दिशा परिवहन। एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का परिवहन। आपको मालूम है खाद्य पदार्थ कहाँ बनते हैं? पेड़ की पत्तियों में बनते हैं। तो क्या करता है फ्लोएम जो होता है, उत्तक है, वो क्या करता है? पत्तियों से क्या करता है? खाद्य पदार्थों को लेकर आता है जड़ तक, और जो खाद्य पदार्थ बच जाते हैं पुनः उसको ऊपर लेकर चला जाता है। इस प्रकार से फ्लोएम को एक पेड़ से 2 बार गुजरना पड़ रहा है। तो फ्लोएम जो हो गया उसमें द्विदिशीय परिवहन होता है, और जाइलम हो गया इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। क्या होगा? जल का वहन। अब कृत्रिम वृद्धि किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक कर? देखिए वृक्क कृत्रिम हो या वृक्क हमारा अपना प्राकृतिक हो जो हमारे शरीर में है, उसका एक ही काम है। हमारे शरीर में जो मूत्र होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, उसमें नमक की मात्रा भी जानते हैं काफ़ी होती है। तो देखिए जो कृत्रिम वृक्क है यह हमारा अपना वृक्क है, अपने शरीर का जो वृक्क है उसका काम क्या होता है? नाइट्रोजनीकरणीय पदार्थ को बाहर निकालना, क्योंकि नाइट्रोजनीकरणीय पदार्थ हमारे लिए अवशिष्ट के रूप में काम करते हैं। तो कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है? रुधिर से, होगा नाइट्रोजन। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन चैप्टर में। अगला है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। आपको मालूम है एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन, वो कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है उसी का पूर्ण विखंडन होता है। अब पूर्ण विखंडन से क्या होता है? जो पाइरुवेट के अणु होगा वो क्या करेगा? पूर्ण विखंडन के बाद CO2 देगा, ऊर्जा देगा और जल देगा। जब पूर्ण विखंडन की बात आए, CO2 की बात आए, ऊर्जा की बात है, कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर ये होता है क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर होगा इसका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, मतलब बिना सांस जो हम मतलब सांस नहीं लिए, निश्वास बिना, अगर हम सांस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो उस वायु में जो वायु जो अगर सांस नहीं ले सपोज डेट तो कुछ नहीं जाएगा, और अगर अंदर से हम वायु छोड़ते हैं तो उस वायु में क्या होगा? CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला है अवायवीय श्वसन, कोशिका के किस बारे में बोले हैं ना? अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका सॉरी देखिए यहाँ गलती दे दिया आपका, देखिए यहाँ पर फिर गलती है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। आपको गलती क्या है मैं बता रहा हूँ।
अवायवीय श्वसन जो होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होता है, याद रखिएगा। अवायवीय श्वसन संपन्न होता है कोशिका द्रव में, याद रखिएगा आप लोग। तो अवायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। और वायवीय श्वसन संपन्न पूर्णतः होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, बताया हो, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? अभी पढ़ा के आया हो कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। आंसर सी। हृदय के विषमों का शीतलन, देखिए अगर शीतलन की बात करें, अब यहाँ भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर शीतलन की बात करें, शीतलन, तो शीतलन में क्या, शीतलन जो होता है उसको बोलते हैं डायस्टॉल, याद रखेंगे आप लोग। बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं शीतलन को? डायस्टॉल, मतलब फैनला। एक होता है संकुचन, एक क्या होता है? संकुचन। अगर शीतलन पूछेगा तो क्या होगा आपका? डायस्टॉल। अगर शीतलन पूछा तो डायस्टॉल, जैसे विषमों का शीतलन है तो डायस्टॉल। और वही बोलता है आपको सिस्टॉल का क्या होगा? सिस्टॉल का होता है संकुचन। अगर यहाँ शीतलन न दे के पूछता है आपका संकुचन है तो क्या होगा? तो संकुचन में क्या होता है? सिस्टोलिक। संकुचन में होता है सिस्टोलिक प्रेशर और शीतलन में होता है डायस्टोलिक प्रेशर। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आपको मालूम होना चाहिए एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 अमोनिया बनते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ये चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उत्सर्जन का है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। याद रखेंगे आप लोग, रेजिन जो है चीड़ पौधे से निकलता है। चीड़ जैसे देखते हैं ना आप लोग, कभी कभी आम के पौधों को जब काटते हैं बीज से, पेड़ को जब काटते हैं तो गम की तरह निकलता है, थोड़ा ब्राउन कलर का, तो वो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ है। उसी प्रकार से रेजिन भी एक जो चीड़ जो पौधा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उससे निकलने वाला एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किससे निकलता है? चीड़ से। वृक्क किस जैव प्रकार का हिस्सा है? वृक्क का काम क्या है? नाइट्रोजनीकरणीय पदार्थों को रक्त से छानकर बाहर निकालना। तो जो अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने का काम किस में होता है? उत्सर्जन में। तो इसका उत्तर होगा ए, उत्सर्जन। रासायनिक स्वपोषण के लिए, देखिए क्वेश्चन था रासायनिक स्वपोषण किसमें होता है? आप पढ़े अहरित बैक्टीरिया। तो रासायनिक स्वपोषण के लिए निम्न में किन किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो रासायनिक स्वपोषण में लोहा, सल्फर, CO2, याद रखेंगे आप लोग। रासायनिक जो स्वपोषण होता है उसमें लोहा, CO2, सल्फर, लोहा, CO2, सल्फर, ये 3 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर डी। इनमें कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो स्वपोषी जो भी होगा भाई, सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन। इसका आंसर भी सही है। देखिए सभी हरे पौधे स्वपोषी हैं और कुछ प्रोटीन भी है और भी स्वपोषी है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है? अवशिष्ट भोजी, दोस्तों देखिए अवशिष्ट भोजी, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब उत्सर्जन का है। अवशिष्ट भोजी में आपको रखना है केचुआ। क्या रखना है? केचुआ। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। देखिए अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन आता है किसके रूप में आता है? डायरेक्ट तो गैस के रूप में आता नहीं होगा, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो पानी निकलता है ना, उसी पानी के रूप में आता है आपका वो। तो याद रखेंगे जल के रूप में आते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जल के रूप में पानी से, ठीक है। आंसर नंबर डी। 33वां क्वेश्चन है, पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? देखिए पुराना जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है, ठीक है, तो श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं वातरंध्र का। क्या करते हैं? वातरंध्र का, जो पेड़ के टहनियों में पाया जाता है। बड़े बड़े जो बूढ़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं? श्वसन के लिए वो लोग क्या करते हैं? वातरंध्रों का प्रयोग करते हैं। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मूल रोम से जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? 2 विधि है। अगर सिर्फ एक कोशिकीय जीव